पहली बार मैंने उस शख्स को एक मीटिंग में देखी थी। सूट बूट में वो शख्स काफ़ी जच रहा था। शहर के बड़े बिजनेसमैन में उसका शुमार होता था। मैं अपने बॉस फैसल कमरान के साथ उस मीटिंग में गई थी। मेरे बॉस चाहते थे कि अरहम इब्राहिम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। वहाँ आने वाली हर छोटी बड़ी कंपनी के लोग इस बात के ख्वाहिशमंद थे। मीटिंग के दौरान वह शख्स बार बार मुझे देख रहा था। जब मैंने अपनी कंपनी के बारे में बताना शुरू किया तो अपने हाथ में पकड़े पेन को उंगलियों में घुमा रहा था, जैसे बड़ी दिलचस्पी से मेरी बात सुन रहा हो। मेरी भी यही कोशिश थी कि वह हमारी कंपनी के साथ डील कर ले। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सर फैसल ने मुझसे कहा, मिस नायाब, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी जब एक काली गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और कुछ दूर जाकर रुक गई। फिर वो गाड़ी दोबारा उसी स्पीड से पीछे आई। काले शीशों के अंदर वो शख्स कौन था मैं नहीं जानती थी। मैंने हाथ में पकड़ी फाइल अपने साथ लगाई और दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। शीशा नीचे हुआ तो सामने वही शख्स था, अरहम इब्राहिम। मुझे देखकर उसने अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने नज़रें फेर ली। वह कहने लगा, ए मिस, मेरी बात सुनो। बड़ा हुक्म देने का अंदाज था। मुझे और गुस्सा आया। वो कौन होता है इस अंदाज से बात करने वाला? बस स्टॉप पर खड़े बाकी लोग भी मुझे देखने लगे। फिर वो गाड़ी से उतरा और बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले हुए थे। वह कहने लगा, आप वही है ना, फैसल कमरान की सेक्रेटरी? अभी कुछ देर पहले ही मीटिंग में देखा था। मैंने कहा, जी हाँ, फरमाइए। तो वो कुछ कहने लगा, देखिए बात थोड़ी लंबी है। अगर आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाए तो मैं आपको घर भी ड्रॉप कर दूंगा और बात भी कर लूँगा। मैंने कहा, सॉरी, मैं यूँ किसी से बातचीत नहीं करती और गाड़ियों में बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से ये एक गलत बात है। मुझे गौर से देखने के बाद उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और कहने लगा, ये रख लीजिए और कल ठीक 9 बजे मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। वही हुक्म देने वाला अंदाज। मैंने कहा, किस लिए? वह मुस्कुराया और बोला, आपके टैलेंट के बारे में मैं जान गया हूँ। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही स्मार्ट और समझदार लड़की है। हमारे साथ काम करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकती है और हो सकता है कि मुझसे मुलाकात करने के बाद आपको फैसल कमरान की कंपनी में नौकरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने कहा, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। मैं उनकी कंपनी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ और मेरी वेतन भी अच्छी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। वो कहने लगा, ये कार्ड फिर भी रख लीजिए, बहुत जल्द आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, जी नहीं, बहुत धन्यवाद। मैंने उसके हाथ से कार्ड नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने किया मैं हैरान रह गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती कार्ड मेरे हाथ में थमाकर चला गया। मैं जितनी हैरान होती उतना कम था। इससे पहले कि मैं वो कार्ड फाड़ कर ज़मीन पर फेंक देती, मेरी बस आ चुकी थी। मैं जल्दी से बस पर चढ़ गई क्योंकि वो बस बहुत कम देर के लिए रुकती थी और यात्रियों की भीड़ भी ज़्यादा थी। मुझे ये भी लालच था कि मुझे बैठने के लिए कोई सीट मिल जाए, लेकिन किस्मत से सारी सीटें पहले ही भर चुकी थी। मैंने खड़े होकर सफ़र किया। वो कार्ड अभी भी मेरे हाथ में था। शायद उस समय मैं ये भूल गई थी कि मुझे वो कार्ड फेंकना है। खैर, घर पहुँचते ही वही रोज़ के झगड़े शुरू हो गए थे। मेरी भाभी मेरे भाई से लड़ रही थी। वो कह रही थी कि फुरकान, जल्दी से जल्दी अपनी बहन की शादी करवाओ और उसे विदा करो, जैसे कि नौकरियाँ करती है। मोहल्ले वाले बातें करने लगे हैं कि तुम बहन की कमाई खा रहे हो। भाभी की चीखने और बातें करने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो भाभी चुप हो गई। मेरे सामने वो कुछ नहीं कहती थी क्योंकि घर का आधा खर्चा मैं ही उठाती थी, लेकिन मेरे पीछे वो हर समय मेरे भाई को ताने देती रहती थी। दरवाज़ा मेरे भाई ने ही खोला। वो भी अभी अपनी नौकरी से लौटा था। वो कहने लगा, आज देर क्यों हो गई? मैंने कहा, भाई आज मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने अपना पर्स कंधे से उतारा, मेरा ध्यान उस कार्ड की ओर गया। मैंने बेरुखी से उसे अपने बिस्तर पर फेंक दिया। फ्रेश होकर बाहर आई तो भाभी ने चाय बनाकर रख दी, लेकिन उनका चेहरा बना हुआ था। भाई भी चुप थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ और बात हो गई क्या? भाई ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन देखो, तुम्हारी उम्र 26 साल हो चुकी है। तुम्हारी उम्र की सारी सहेलियां अपने घर बसा चुकी है। भाभी कह रही कि आने वाले रिश्ते पर भी तुमने इनकार किया है। क्या बुराई थी उस रिश्ते में? भाई काफ़ी गंभीरता से पूछ रहे थे। मैंने कहा, उन लोगों को मेरी नौकरी करने पर एतराज़ था। फुरकान भाई कहने लगे, तो फिर मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं है। शादी के बाद तुम नौकरी मत करो। मैंने कहा, मैं किसी पर निर्भर होकर नहीं रहना चाहती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मेरी नौकरी पर एतराज़ नहीं है और ना ही मेरी नौकरी से होने वाली सैलरी पर उसकी नज़र होगी, तो मैं उससे शादी कर लूँगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बाकी की शर्तें भी भाभी जानती है जो मैंने रखी है। मेरी भाभी तुरंत बोल पड़ी, इन शर्तों पर रिश्ते नहीं होते। पति कभी भी इतने डिमांड्स बर्दाश्त नहीं करते। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती?
मैंने कहा क्यों? जब लड़के वाले डिमांड कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं अपने घर में सिर्फ एक जोड़ी में जाऊंगी, दहेज लेकर नहीं। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी और ना ही अपनी सैलरी से अपने पति को 1 रुपया दूंगी। बस इतनी सी शर्तें हैं मेरी। मैंने कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं की है। मेरी भाभी फुरकान भाई से कहने लगी, सुन रहे हो तुम फुरकान, ये लड़की शादी करना ही नहीं चाहती, बस मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए बैठी रहना चाहती है। तो मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा भाभी, मैं आपके टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ, ना ही अपने भाई के। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे भतीजे मेरे रहमो करम पर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी, तो भाभी की क्यों सुनती? एहसान करती थी तो एहसान जताती भी ज़रूर थी। जब अपना कमा रही थी तो किसी के आगे क्यों झुकती? पिछले 2 साल से मैं नौकरी कर रही थी और उससे पहले मेरे सारे खर्च मेरे वालिद की जमा पूंजी से पूरे होते थे। मेरे वालिद को गुजरे 5 साल हो गए थे, लेकिन मैंने कभी अपने भाई या भाभी से मदद नहीं मांगी। मेरी भाभी का मुझ पर बस यही एहसान था कि खाना और चाय बनाकर रख देती। हालांकि खाने पीने में मेरा बड़ा नखरा था। मैं अच्छा खाना खाने की शौकीन थी और खुद ही लाकर रखती थी। फ्रिज हमेशा तरह तरह की चीज़ों से भरा रहता था। अक्सर रात को लैपटॉप पर जब मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता तो चलते फिरते फल खा लेती थी। रात को मूड होता था तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती और अपने दोनों भतीजों को भी साथ ले लेती। हम तीनों मिलकर खाते थे। अपनी ज़िंदगी से मैं खुश और संतुष्ट थी। पाबंदी वाली ज़िंदगी मुझे जहर लगती थी। मैं चाहती थी कि कोई भी मुझ पर हुक्म ना चलाए। और पति नाम की मखलूक ऐसी ही होती है, चाहे उसकी जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन बीवी पर रोब जमाना और हुक्म चलाना वह अपना हक समझते हैं। और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इस दौर में बिना दहेज के मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। हालांकि ये बात भी नहीं कि भाई ने मेरे लिए दहेज की रकम अलग ना की हुई थी और मुझसे कहते थे कि मैं दहेज में सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इस बात पर एतराज़ क्यों है? लेकिन मेरी वही ज़िद थी कि मैं दहेज लेकर नहीं जाऊँगी। जिसे भी शादी करनी है वो शादी के बाद बस एक जोड़े में मुझे ले जाए। अगले रोज़ जब मैं ऑफिस गई तो बॉस कहने लगे कि दुआ करो अरहम इब्राहिम हमारी कंपनी को अपने काम के लिए चुन ले, फिर तो हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो और इस 1 साल में हमारी कंपनी आसमानों को छूने वाली हो जाएगी। मेरे बॉस के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा, वहाँ बहुत सी कंपनियाँ आई थी जो इस वक्त हमसे बेहतर है, फिर अरहम इब्राहिम हमें ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगा? बॉस कहने लगे, उसकी कॉल आई थी, कह रहा था कि कल सिर्फ हमसे मीटिंग करना चाहता है और इसका मतलब तुम जानती हो। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फैसल साहब बेहद खुश थे। वो कहने लगे, देखो कल मीटिंग है और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से देना ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिले, वो भी हर हाल में। मैंने कहा, सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। फिर मैं उठकर जाने लगी तो कहने लगे, नायाब देखो, कल अरहम इब्राहिम ने हमें एक शानदार होटल में बुलाया है, इसलिए आप प्लीज़ अच्छे से तैयार होकर आइएगा। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं वैसे भी जॉब करने के सारे वसूलों को जानती हूँ। अपना पहनना ओढ़ना मेरा उसी हिसाब से था और मैं खूबसूरत भी थी और आत्मविश्वास से भरी हुई भी थी। अगले रोज़ मेरी तैयारी जगह के हिसाब से काफ़ी शानदार थी। हालांकि मेरी भाभी बार बार मुझे टोक रही थी कि कुछ तो मोहल्ले का लिहाज कर लो, तुम यूँ बन ठन के चली जाती हो, पीछे से लोग मुझे बातें सुनाते हैं, लोग तुम्हारे भाई पर उंगली उठाते हैं। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं भाभी, प्लीज़ मुझे तंग ना करें। मैंने अपने आई मेकअप को आखिरी टच दिया था। मैंने कहा, अगर मैं चादर ओढ़ कर भी घर बैठ जाऊं तभी लोग बातें ही बनाएंगे। लोगों की बातों की वजह से मैं जीना नहीं छोड़ सकती। आप भी एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अल्लाह मियाँ ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, एक कान से सुनने के लिए और दूसरा बातों को उड़ाने के लिए। इसीलिए फ़िक्र मत किया कीजिए और ना ही तनाव लिया कीजिए। यह कहते हुए मैंने अपने बालों पर ब्रश किया। अपनी कमर तक आते बालों को मैंने लेयर कटिंग से एक नया स्टाइल दिया हुआ था। तैयार होने के बाद मैं उस मीटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। फिर मैंने अपनी भाभी के गालों पर चुटकी काटी और उन्हें तसल्ली दी। इसके बाद मैं बाहर आ गई। इस बार मैंने बस में जाने के बजाय एक ड्राइव बुक करवाई थी। गाड़ी में बैठकर ही मैं उस होटल में पहुंची जहां लंच के साथ साथ मीटिंग भी थी। मेरे बॉस पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे और बार बार घड़ी देख रहे थे। शायद वो मेरे ही इंतज़ार में थे। मुझे देखकर वो कहने लगे, पूरे 5 मिनट लेट हो। मैंने कहा, सर क्या हो गया? अब ट्रैफिक तो मेरे हिसाब से चलता नहीं है और मैं आपको पता है कि दिल्ली की ट्रैफिक का क्या हाल है, एक बार जाम हो जाए तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। वो कहने लगे, ओके ओके चलो जल्दी करो। अरहम इब्राहिम वक्त का बहुत पाबंद है। बहरहाल मैं फैसल साहब के साथ जैसे ही उस शानदार होटल के रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, वह शख्स सामने ही टेबल पर बैठा था। हम दोनों को एक साथ देखकर उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। फैसल साहब ऐसे थे जैसे अगर अरहम ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो शायद उनकी कंपनी ही बंद हो जाएगी। पता नहीं अमीर लोगों का लालच क्यों ख़त्म नहीं होता। बहरहाल मैं उनके कदम के साथ कदम मिलाते हुए अरहम की टेबल तक पहुंची। वो खड़ा हो गया। पहले उसने फैसल साहब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया।
उनसे मुसाफा करने के बाद उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, सॉरी सर, मैं हर किसी से हाथ नहीं मिलाती। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा-सा मुस्कुराया और फिर अपना हाथ नीचे कर लिया। वो कहने लगा, हैव अ सीट। हम दोनों उसके सामने कुर्सी पर बैठ चुके थे। फैसल साहब ने मुझे इशारा किया। मैंने अपनी कंपनी में काम करने के नियम और फ़ायदे बताए। जिस हद तक मैं कोशिश कर सकती थी मैंने की। वो बड़ी गौर से मेरी बात सुन रहा था, बिल्कुल खामोशी से। वह पहला शख्स था जिसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, वरना पहले जिससे भी मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग करती थी, वह चंद सवाल ज़रूर पूछता और अपनी तसल्ली करता। वो कहने लगा, फैसल साहब, मैं आपसे 1 साल के बजाय 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर फैसल साहब की तो बाँछें खिल गई। वो कहने लगे, ज़रूर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी कंपनी से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वो कहने लगा, पहले मैं आपसे सिर्फ़ 3 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा और हर बार मुझे ये डील आपकी ये सेक्रेटरी ही करेंगी, क्योंकि मेरे ख़्याल से आपकी कंपनी की रोकथाम इसी के हाथ में है। फैसल साहब कहने लगे, जी, क्यों नहीं, मिस नायाब ही आपसे डील करेंगी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं फैसल साहब ने मुझसे बिना पूछे इतनी बड़ी हामी क्यों भरी थी। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और फैसल साहब को साइन करने के लिए दे दिया। वो कहने लगा, चाहे तो शर्तें पढ़ सकते हैं। फैसल साहब कहने लगे, आप बेफ़िक्र रहें, हमें आप पर पूरा भरोसा है और इन 3 महीनों में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अरहम ने ही खाना ऑर्डर किया, लेकिन मैं वहाँ बैठना नहीं चाहती थी। पता नहीं उसकी नज़रों में ऐसा क्या था, मुझे अपने वजूद पर चींटी सी महसूस होती थी। मैंने कहा, सर मुझे जल्दी है, वैसे भी ऑफ़िस का काम ख़त्म हो चुका है। आप बेशक खाना खाइए, मैं इजाज़त चाहूँगी। इससे पहले कि फैसल साहब कुछ कहते, अरहम बोल पड़ा। वो कहने लगा, नहीं प्लीज़ मिस नायाब, बल्कि मिस गौहर नायाब, ये खाना तो मैंने आपकी खातिर ही मंगवाया है। आप बिना खाए जाएँगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इससे पहले कि मैं मना करती या माफ़ी माँगती, मुझे देर हो रही है। फैसल साहब कहने लगे, जी, ज़रूर खाएँगी नायाब, बैठो प्लीज़, हमारे साथ शामिल हो जाओ। पता नहीं फैसल साहब को क्या हुआ था। सामने वाले शख्स ने कौन-सा जादू कर दिया था कि उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। मैंने तीखी नज़रों से फैसल साहब को देखा। मेरी नज़रों का मतलब समझकर उन्होंने नज़रें चुरा ली। मैं अपनी मर्ज़ी से काम करने की आदी थी। नौकरी मेरी मजबूरी नहीं थी और ना ही ज़रूरत, जो मैं किसी की बातें सुनूँ या बर्दाश्त करूँ। अभी भी मेरे पिता की एक उचित रकम मेरे खाते में थी और फिर मेरा भाई भी मेरे लिए बहुत कुछ सँभाल कर रखे हुए थे। शायद फैसल साहब को उस अरहम नाम के शख्स की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि वो मुँह मांगे पैसे देने को तैयार था। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा-सा खाना खाया, क्योंकि उस अरहम नामी व्यक्ति की चिपटी हुई नज़रें मुझे ज़हर लग रही थी। 1-2 बार मैंने उसे घूरने की कोशिश की कि वो मुझे यूँ ना देखे, लेकिन मेरे घूरने पर या तो वो शर्मिंदा होता या अपनी नज़रें चुरा लेता या ढिठाई से मुझे देखने लगता, जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वैसे तो वो एक अच्छा-खासा पढ़ा-लिखा और एक बड़ा बिज़नेसमैन था, लेकिन पूरा का पूरा अय्याश और ठरकी किस्म का था। बहरहाल खाना खाने के बाद वो बाहर आ चुके थे। फैज़ल साहब जा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं किसी के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर तक नहीं जाती। मैंने एक ड्राइव बुक कर ली थी। तभी अरहम रेस्टोरेंट से बाहर आया। मुझे बाहर खड़ा देखकर कहने लगा, आप यकीनन मेरे साथ गाड़ी में तो नहीं बैठेंगी। मैंने कहा, जी हाँ, मैं नहीं बैठूंगी। मैंने साफ और बिना किसी झिझक के जवाब दिया था। और कहने लगा, मिस नायाब। फिर तुरंत बोला, ओ सॉरी मिस गौहरे नायाब, कल मैं आपका 1 घंटा इंतज़ार करता रहा, रात 9 बजे से 10 बजे तक। मेरी आपके साथ बैठक तय थी, लेकिन आप नहीं आए और आपको पता है कि उस 1 घंटे में मैंने अपनी सारी मीटिंग रद्द कर दी थी, सिर्फ़ आपसे बात करने के लिए। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैंने तो आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं आपसे मिलूँगी या मीटिंग करूँगी। वो कहने लगा, अरहम इब्राहिम सिर्फ़ कहने का आदी है और मेरा कहना हुक्म का दर्जा रखता है। आज तक किसी ने मुझे इनकार नहीं किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति अपने आप को समझता क्या है। हालाँकि मेरा असल नाम गौहर नायाब था, लेकिन इस नाम से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। ऑफ़िस में सभी मुझे नायाब के नाम से ही जानते थे, लेकिन जिस तरह वह बार-बार गौहर नायाब कह रहा था, वह शायद ये दिखाना चाहता था कि मैं उसकी इस जानकारी पर हैरान हो जाऊँगी और हैरत ज़ाहिर करूँगी। लेकिन मैंने परवाह भी नहीं की। मैंने कहा, मिस्टर अरहम, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के आदेश का पालन नहीं किया। मुझे आपसे मिलना ही नहीं था, इसीलिए मैंने तो आपका कार्ड तक फाड़ कर फेंक दिया। वो कहने लगा, ये तो आपने अपना ही नुकसान किया है। आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। बहरहाल वो बोला, मैं आपको एक बहुत अच्छी पेशकश देना चाहता था, लेकिन आज नहीं। फिर उसने अपना काला चश्मा पहना और कहा, ठीक है, खुदा हाफ़िज़, कल आपसे मुलाकात होगी। ये कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर पलटकर वापस आया और कहने लगा, बल्कि अब तो हर रोज़ आपसे मुलाकात होगी। मैं उसकी बात
समझ नहीं पा रही थी मैं क्यों उससे रोज़ मुलाकात करने लगी। तभी मैंने सामने देखा तो ड्राइव आ चुकी थी। मैं आगे कदम बढ़ाकर गाड़ी तक चली गई। ये सोचती रही कि आखिर ये शख्स खुद को समझता क्या है। उसे क्या लगता है कि सब उसके हुक्म के गुलाम हैं। जिसे वो बुलाएगा वो किसी की रोबोट की तरह उसके सामने पेश हो जाएंगे। अगर ये वो समझता है कि मैं उसकी मुलाजिम बन के उसके हुक्म को मानूंगी तो शायद वो गलत सोच रहा था। अगले रोज़ जब मैं ऑफिस में आई तो फैसल साहब मुझे ताकीद कर चुके थे कि वर्कर का काम मैं खुद सर पर खड़े होकर करवाऊँ। ये काम मेरा नहीं था, ये सुपरवाइज़र का काम था। सुपरवाइज़र को समझाना और हर चीज़ बताना ये मेरा काम था। मैंने कहा, सर ये ड्यूटी तो मेरी नहीं है, मैं डिज़ाइनिंग बना कर दे सकती हूँ और आप जानते हैं कि कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में कितना टाइम लगता है। उसके साथ साथ ये सब करना मेरे लिए मुश्किल है। फैसल साहब कहने लगे, तुम नहीं समझती ये 3 महीने हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। तुम बस इन 3 महीनों में मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। मैंने कहा, मुझकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहने लगे, फिर भी देखो सारा कुछ तुम्हारे सर पर है। डिज़ाइनिंग एक से एक होनी चाहिए, सारा काम शाम को प्लीज़ 4 बजे तुम अरहम से मिल लेना। मैंने कहा, मैं किस सिलसिले में मिलूँ? कहने लगे, वो बात करना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है तुम डिज़ाइनिंग बनाओगी तो इसीलिए वो डिस्कस करना चाहता है। देखो मुझे काम में ज़रा सी भी कोताही नहीं चाहिए। नायाब, जब से तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की है मैं नुकसान से बचा हुआ हूँ। अब बस तुम ही हो जो मेरी कंपनी और मुझे ऊपर तक ले जा सकती हो। अगर तुम अरहम के साथ मिलकर काम करोगी तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। तो प्लीज़। वो उम्र में लगभग 40 के थे लेकिन शादीशुदा नहीं थे और ठर की किस्म का भी नहीं थे। वो बस ये चाहते थे कि उसकी कंपनी बहुत अच्छे से काम करे। अभी उसे कंपनी खोले हुए भी बस 4 साल ही हुए थे और 2 साल से मैं उनके साथ काम कर रही थी। 2 साल से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, वरना मुझसे पहले वो कई नुकसान कर चुके थे। वह चाहते थे कि बहुत जल्दी तरक्की की मंजिलों को तय कर ले। उसे ये लगता था कि मैं उसके लिए बहुत लकी हूँ और जब तक मैं उसकी कंपनी में हूँ उनसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। शायद वजह ये थी कि मैं जो भी काम करती थी ईमानदारी से करती थी और अपना समझ के करती थी। मैं भी चाहती थी कि उसकी कंपनी बहुत आगे बढ़े, लेकिन ये अरहम नामी शख्स मेरी मजाज से बिल्कुल उल्टा था। मैं किसी का भी रोब खुद पर बर्दाश्त नहीं करती थी और वह ऐसा ही कर रहा था। मुझसे बात यूँ करता था जैसे मैं उसकी ज़र खरीद गुलाम हूँ और ऐसे लोगों को तो मैं अपने जूते की नोक पर रखती थी। मैंने कहा, सर मीटिंग आप खुद कर लीजिए, मैं रोज़ उस शख्स के साथ ये डिस्कस नहीं कर सकती कि उसे डिज़ाइनिंग कैसी चाहिए और आप जानते हैं कि इस मामले में मैंने कभी आपकी भी नहीं सुनी है। मैं अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करती हूँ और आप जानते हैं कि वो डिज़ाइनिंग चलती भी है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं और मैंने तो कभी अपने काम को आपके साथ भी डिस्कस नहीं किया है। मैं उस शख्स के साथ क्या डिस्कस करूँगी? अगर उसे एतबार नहीं है तो उसकी मर्ज़ी है। मैंने इस तल्ख़ लहज़े को सुनकर वो कहने लगे, क्या कर रही हो लड़की, पागल हो गई हो? देखो इस अंदाज से उससे बात मत करना प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अपने ऑफिस के बंद कमरे में वो शख्स मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मैंने कहा, देखिए ये मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहने लगे, तुम नहीं जानती बड़ी मुश्किल से ये शख्स मेरे काबू चढ़ा है। अगर ये हाथ से निकल गया तो 2 की 2 5 बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। बहरहाल मैं वक्त पर उस शख्स के ऑफिस में पहुँच गई। रिसेप्शन पर जाकर जब मैंने अपना नाम बताया तो कहने लगी कि आप वेटिंग रूम में इंतज़ार कीजिए, मैं सर से कह देती हूँ। मैंने कहा, उनके साथ मेरी टाइमिंग मेरे बॉस ने सेट की हुई है, आप उनसे कहिए कि फैसल कमरान की कंपनी से उनकी मैनेजर आई है। वो कहने लगी, जी आप बैठ जाइए। मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई। मुश्किल से 15 मिनट गुजरे थे। 5 बजे मैं ऑफिस से निकल जाती थी और 5:30 बजे अपने घर पहुँच जाती थी। 4 एक हो चुके थे। मैं फिर से रिसेप्शन पर चली गई। मैंने कहा, आपने बात की है? कहने लगी, जी हाँ मैंने बात की है। सर कह रहे हैं कि आप उन्हें वेट करने का कहे, वो आपको बुलाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही 4:45 बज चुके थे। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि आप आखिरी दफ़ा अपने बॉस से पूछिए कि आखिर वो चाहते क्या है। मैं 5 बजे के बाद यहाँ वेट नहीं करूँगी। ये कहने के बाद मैं वहीं खड़ी रही। 5 बजे में बस 5 मिनट बचे थे जब वो अपने कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर वही खवासत भरी मुस्कुराहट थी जो उस वक्त मुझे जहर लग रही थी। जब वो अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले मेरे सामने खड़ा हुआ तो कहने लगा, मिस आप जा सकती हैं। मैंने ताज्जुब और हैरत से कहा, व्हाट? वो कहने लगा, यस मिस गोहरे नायाब, आप जा सकती है। 1 घंटा आपने उस दिन मेरा बर्बाद किया, आज मैंने कर दिया। अब हमारा हिसाब किताब बराबर है। मेरा दिल चाहा था कि मैं उसके स्टाइल में बने हुए बालों को तहस नहस करके रख दूँ, सबके सामने उसकी ऐसी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूँ कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। लेकिन फैसल साहब की मजबूर सी शक्ल मेरे सामने आ गई। उनकी मिन्नत करती हुई शक्ल मेरे सामने आई तो मैं अपना गुस्सा पीकर रह गई। मैंने गुस्से से उसे देखा और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैं तुरंत लिफ्ट से नीचे उतरी और उसे बुरा भला कहते हुए नीचे पहुंची।
सामने उसकी शानदार गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने कहा, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। समझता क्या है ये खुद को। मैंने अपने बालों में से पिन निकाल कर और सबकी नज़रों से छुपकर उसकी गाड़ी के टायर से हवा निकालने लगी। एक टायर की हवा मैंने बिल्कुल निकाल ली थी। इससे पहले कि दूसरे टायर की हवा निकालती, मुझे पीछे से एक साया सा खड़ा हुआ नजर आया और कहने लगा, मिस नायाब, ये आप क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ सुनकर मेरी जान ही निकल गई। वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ सकता था? अब मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ और क्या नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ कर रह गए, क्योंकि इस कहानी के अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।